Hello students, welcome everyone. So students, continue with the chapter probability. देखिए लास्ट टू लेक्चर्स में आपने पहले लेक्चर्स के अंदर बेसिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद में आपने पॉइंट्स के सारे डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस किया था. देन वी स्टार्टेड द टॉपिक थ्रोइंग अ डाइस, जिसमें वन डाइस पे जो आउटकम्स आते हैं और उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, टू डाइस को थ्रोन करने में जो आउटकम्स आते हैं उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कशन किया था. आज की क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसपे बेसिक्स क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होते हैं. दैट इज द टॉपिक इज प्लेइंग कार्ड्स. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है प्लेइंग कार्ड्स. तो प्लेइंग कार्ड्स में स्टैंडर्ड अगर कंडीशन पे बात करें, प्लेइंग कार्ड्स में अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज ऑलवेज 52. कोई भी अगर नॉर्मली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमेशा 52 ही रिप्रेजेंट होता है. अच्छा, अलग से क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि ये कार्ड्स नहीं है या इन कार्ड्स को रिमूव कर दिया तो बात अलग है. अदरवाइज स्टैंडर्ड हमेशा प्लेइंग कार्ड्स में क्वेश्चंस कितने आउटकम्स पे परफॉर्म होता है, टोटल 52 कार्ड्स पे. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52 कार्ड्स. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में दो कैटेगरी आपके डिवाइड होते हैं. सबसे पहले इसमें कलर कॉम्बिनेशन पर अगर बात करते हैं तो रेड कलर कार्ड्स एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लैक कलर कार्ड्स. तो रेड कलर कार्ड्स या ब्लैक कलर कार्ड्स की अगर बात करें तो 26 ही आपके रेड कलर कार्ड्स होते हैं, 26 ही आपके ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं. 26 ही आपके रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, 26 ही आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 में. क्लियर? रेड कलर कार्ड 26, ब्लैक कलर कार्ड 26. इनके बाद में जो नेक्स्ट जिस पे डिस्कशन आते हैं, जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं, रेड और ब्लैक कलर में अगर बात करें तो रेड कलर के जो 26 कार्ड्स होते हैं इनके फर्दर दो कैटेगरी बनती है. दो कैटेगरी में जो इनके सूट्स होते हैं, जो 26 होते हैं, इनके जो सूट्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि रेड में कौन कौन से होते हैं, तो रेड के अंदर आपका डायमंड और रेड के अंदर आपका हार्ट. रेड कलर के कॉम्बिनेशन में जो कार्ड्स होते हैं उन सूट्स को बोलते हैं डायमंड और हार्ट. और जो ब्लैक कलर के आपके 26 होते हैं, इनके सूट्स में दो जो कैटेगरी होती है, दैट इज द स्पेड एंड क्लब. तो इस टाइप के आपके पास टोटल 4 सूट्स होते हैं. 26 के दो ग्रुप होते हैं, 13 में, डायमंड में और हार्ट में. 26 में 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के होते हैं. 26 जो ब्लैक कलर कार्ड है उसमें 13 स्पीड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं. इज इट क्लियर? अच्छा, 13 कार्ड्स. अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं जो हर एक सूट्स में होते हैं? 13 कार्ड्स, एस हो गया आपका, किंग, क्वीन, जैक, देन आफ्टर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ये आपके टोटल 13 कार्ड्स होते हैं जो कि हर एक सूट के अंदर आपके अवेलेबल होते हैं. कौन कौन से 13 कार्ड है? एस, किंग, क्वीन, जैक, देन कार्ड्स नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. क्लियर है? ये 13 कार्ड्स आपके सब सूट्स के अंदर होते हैं. अब इन 13 कार्ड्स में ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये थोड़े से स्पेशल होते हैं. थोड़े से स्पेशल होने का रीजन ये होता है कि इन सभी कार्ड्स पे पिक्चर बना हुआ होता है, फोटो बना हुआ होता है. यस और नो? किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों कार्ड्स पे पिक्चर बना होता है. सो अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो टोटल पिक्चर कार्ड्स, या तो टोटल पिक्चर कार्ड्स कहते हैं या कहते हैं फेस कार्ड्स. तो टोटल पिक्चर कार्ड्स या टोटल फेस कार्ड्स की अगर बात करें तो एक के अंदर अगर 3 है, मतलब एक सूट के अंदर अगर 3 है तो टोटल कितने हुए? टोटल 3, 3, 3, 3, कितने हो गए? 12 हो गए. टोटल पिक्चर कार्ड्स या फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12. अच्छा, फेस कार्ड्स तो 12 हो गए. तो इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे नॉन फेस कार्ड्स, तो नॉन फेस कार्ड का मतलब तो यही हुआ ना कि 52 में से 12 को अगर माइनस करोगे तो 40 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं, 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड्स होते हैं और 40 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं. इज इट क्लियर? तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लेइंग कार्ड्स पे,
जिसपे काफी नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होते हैं। वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार। टोटल कार्ड्स आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। उसके दो कलर कैटेगरी होती है, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर में जो 26 होते हैं उसके फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेशन रहता है, दो सूट्स बनते हैं, डायमंड और हार्ट। और जो ब्लैक कलर के होते हैं उसमें भी दो सूट्स बनते हैं, स्पेड और क्लब। हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 कार्ड्स में कौन कौन से नंबर होते हैं वो नंबर्स मैंने आपको लिख के बता दिए। इन 30 में से पिक्चर कार्ड किंग, क्वीन और जैक है, और नॉन फेस कार्ड्स आपके जो है वो 40 होते हैं। क्लियर है? अच्छा, पिक्चर कार्ड्स में रेड कलर पिक्चर कार्ड तो 6 हो गया, ब्लैक कलर पिक्चर कार्ड तो 6 हो गया। इज इट क्लियर? तो वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, किस तरीके से पूछता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ बेसिकली परफॉर्म करना सिखाता हूं कि कैसे करते हैं। सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन पेपर में है, क्या है क्वेश्चन का स्टेटमेंट? इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। वापस ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब कि आपके पास में जो 52 प्लेइंग कार्ड्स उनको अच्छे से कहते हैं ना अपने ताश पीस के, प्लेइंग कार्ड्स को अच्छे से पीस करके फिर उनको सिस्टमैटिक अरेंज करके, तो उसको बोलते हैं वेल सफर्ड डेक। तो उन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड को आपको सेलेक्ट करना है, एक कार्ड को आपको ड्रॉ करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? अब ऐसे करके फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इसमें अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड कलर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे ही बात करूंगा। अगर क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर, अब यहाँ पे आउटकम सीधे लिखने पड़ते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स 52 है, और सीधे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स काउंटिंग लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर नहीं लिखा जाता कि कौन, तो कार्ड नंबर तो फिक्स है, यही है। तो अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में किंग डायमंड का होता है और हार्ट का होता है। तो किंग ऑफ रेड कलर, तो प्रोबेबिलिटी बनता है 2/52, दैट इज 1/26। सेकंड नंबर पे फेस कार्ड, तो फेस कार्ड अभी भी आपको पता है कि टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, तो 12 होते हैं, तो 12/52, 4 के टेबल से 3 टाइम्स और 4 के टेबल से 13 टाइम्स फेस कार्ड के लिए, ये आंसर हो गया। 13 नंबर पे नॉट एन एस, जो कार्ड आप ऑपरेट कर रहे हो वो एस नहीं होना चाहिए, नॉट एन एस। एस नहीं हो तो एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 अगर एस है और नॉट एन एस पूछा है तो 52, तो इसका मतलब ये हो गया कि 52 में से जितने एस होते हैं वो माइनस कर दो, तो 52 - 4 आपका 48/52। 48/52 में अगर बात करें, 2 की टेबल से 24, 2 की टेबल से 26, फिर 12 और फिर 30। तो वैसे डायरेक्टली 4 से भी कट कर सकते थे, 12/30, नॉट एन एस। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रेड कार्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड कार्ड एंड अ क्वीन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अ रेड कार्ड एंड अ क्वीन। तो देखिए, जब भी किसी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस में दो डिफरेंट सिचुएशंस के बीच में अगर एंड आता है, ध्यान से सुन लेना इस कॉन्सेप्ट को, इसमें जरूरी नहीं कि कार्ड्स में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट के अंदर दो सिचुएशंस है, दो अलग अलग टाइप्स के सिचुएशंस है, और उनके बीच में अगर एंड है, अलग अलग सिचुएशन क्यों? क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है रेड कार्ड और दूसरी तरफ कह रहा है क्वीन, तो रेड कार्ड और क्वीन अलग अलग आउटकम्स की तरह कंडीशंस में रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन रेड कार्ड और क्वीन के बीच में अगर एंड लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्ड रेड है उसमें जो क्वीन है वो आपको फेवर लेना है, मतलब वो कार्ड रेड कार्ड भी होना चाहिए और वो कार्ड क्वीन भी होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब ऐसे आउटकम्स को लेना है जो दोनों के लिए फेवर करे, दोनों कंडीशन में कॉमन। तो रेड कार्ड भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए, रेड कार्ड भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। अब रेड कार्ड होता है 26, क्वीन होता है 4, यहां से सुनना, रेड कार्ड होता है 26, क्वीन होता है 4, लेकिन 4 क्वीन में से 2 क्वीन ऐसी होती है जो रेड कलर की होती है, 4 क्वीन में से 2 क्वीन ऐसे कार्ड है जो रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर एंड अ क्वीन, सो मेक श्योर कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो आपका 2/52, 1/26।
अगर अपनी तरफ से कुछ भी नया कॉन्सेप्ट बनाओगे तो वो गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ गलत होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, अ रेड कार्ड और अ क्वीन। अब आ गया और वर्ड, तो अब इसको कैसे समझना है? रेड कार्ड और अ क्वीन, मतलब जो कार्ड अपने ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड भी हो सकता है और वो क्वीन भी हो सकता है। जो कार्ड अपने ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड भी हो सकता है और वो क्वीन भी हो सकता है, क्योंकि बीच में और है, तो और का मतलब रेड कार्ड और अ क्वीन। तो अब बताइए रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड 26 होते हैं, क्वीन कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन ये रेड कार्ड 26 और ये जो क्वीन 4 है, तो डायरेक्टली 26 प्लस 4 मत कर देना कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वापस वही कॉन्सेप्ट है कि जो 4 क्वीन है उसमें से 2 क्वीन तो कौन से कलर की है? रेड कलर की। तो 26 जो रेड कार्ड है उसमें ऑलरेडी इन 4 में से 2 क्वीन तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो पीछे और कितने क्वीन बचे जिनको काउंट कर सकते हो? 2 क्वीन और बच रहे हैं। तो इसका मतलब आउटकम पता चल रहा है आपको क्या, कि रेड कार्ड और क्वीन के अंदर आउटकम्स हो गए आपके 28, क्योंकि 26 तो आपके रेड कलर के, जो 4 क्वीन होते हैं उसमें से 2 क्वीन आपके ऑलरेडी रेड कलर के रेड कार्ड्स में इंक्लूडेड है, तो पीछे सिर्फ 2 क्वींस को ही काउंट करना है। तो 26 प्लस 2 28 हो गया, 4 की टेबल से 7 टाइम, 4 की टेबल से 13 टाइम। सो प्रोबेबिलिटी आंसर इज 7/13। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कार्ड्स पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से। तो इनको जनरल क्वेश्चंस को कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ आपके पास मिल जाती है आपको नोट्स के लिए, उसमें से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिफ्थ के बाद में नेक्स्ट सपोज दैट 6 नंबर है, 6 नंबर है, उसमें लिखा हुआ है नीदर अ फेस कार्ड नॉर एन एस। अब यहां पे क्या है? यहां पे आ गया नीदर और नॉर। नीदर नॉर के अंदर, तो नीदर नॉर का मतलब दोनों ही कंडीशंस आपके फेवर नहीं करने चाहिए। आपको ऐसे आउटकम्स को देखना है जिसमें दोनों ही कंडीशंस कार्ड के लिए नहीं आने चाहिए आउटकम्स में। नीदर अ फेस कार्ड नॉर एन एस। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। और एस आपके 4 होते हैं। तो फेस कार्ड 12 है और एस आपके 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 तो फेस कार्ड हो गए और 4 आपके एस हो गए, तो 12 प्लस 4 तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि फेवरेबल आउटकम्स में अगर बात करें तो टोटल आउटकम्स जो 52 कार्ड्स है, फेस कार्ड भी नहीं होना चाहिए, एस भी नहीं होना चाहिए। फेस कार्ड 12 होता है, एस 4 होता है, 12 प्लस 4 16 हो गया। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 36। तो अब जब आप इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 36/52, 4 की टेबल से 9 टाइम, 4 की टेबल से 13 टाइम। तो बेसिकली जो भी जनरल क्वेश्चन आता है वो तो है ही है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 कंडीशंस के बीच में एंड, 2 कंडीशंस के बीच में और। अब और कह दो चाहे ईदर और कह दो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता है। और या फिर ईदर और करके क्वेश्चन पूछे, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। तो एंड के लिए, और के लिए और नीदर नॉर के लिए, ये अलग अलग सिचुएशंस परफॉर्म करनी होती है प्लेइंग कार्ड। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस नॉर्मल एक नॉलेज होना चाहिए। कार्ड्स प्ले करना आए नहीं आए उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लेइंग कार्ड्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लेइंग कार्ड्स के जनरल इंफॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं और उनके लिए पॉसिबिलिटीज कैसे और किस तरीके से बनती है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने आपको अलग अलग लेक्चर्स के अंदर अलग अलग कंडीशंस पे क्वेश्चंस कराए, एक साथ पूरे टॉपिक को डिस्कस किए। पहले कॉइन्स के बारे में डिस्कशन हो गया था, फिर डाइस के बारे में डिस्कशन हो गया, अब कार्ड्स के बारे में। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। 2 कैटेगरी बना के परफॉर्म करते हैं, एक तरफ तो है लीप ईयर और दूसरा जो कॉन्सेप्ट जिसके लिए अपने को वर्क करना है वो है अपना नॉन लीप ईयर। तो देखिए पहले एक साइड पे पूरा बात कर लेते हैं कि लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे करना है। लीप ईयर के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपका है टोटल नंबर ऑफ डेज। आई थिंक आप सबको पता होगा कि लीप ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके 366, तो नॉन लीप ईयर में 365। ठीक है, लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है। अब देखो 366 अगर टोटल नंबर ऑफ डेज है लीप ईयर के अंदर, तो अब अगर मेरे को ये पता करना है कि कितने ऐसे वीक है
कितने नंबर ऑफ वीक्स होते हैं जो 366 डेज में कंप्लीटली कवर होते हैं। क्यों वीक की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जब भी आप कॉन्सेप्ट पे लीप ईयर या नॉन लीप ईयर पे बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के डेज होते हैं। अब डेज में आपको पता है कि डेज में आपके पास 7 डिफरेंट डेज की कैटेगरी होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 कैटेगरीज है अलग अलग डेज के लिए, और इन 7 डेज के ग्रुप को ही अपने बोलते हैं 1 वीक। इन 7 डेज के ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं, 1 वीक बोलते हैं। तो 7 डेज के ग्रुप को अगर 1 वीक बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने 1 से तो डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 1 वीक का मतलब डेज कितने हुए, 7। इसलिए मेरे को ये देखना होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ वीक का पता करना है तो 366 को 7 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो 366 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, माइनस करने पे 116, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2। तो डिवाइड करके जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है, तो 366 डेज में नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स जो कंप्लीट हो गए वो 52 हो गए। रिमेनिंग डेज इज इक्वल टू 2। प्रैक्टिकली अगर किसी को सीखना है 2020 का कैलेंडर लीजिएगा, 2020 का लीप ईयर है आपका। टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है, क्योंकि फरवरी आपका 29 डेज का होता है, ये आपको मालूम है, इतना इंफॉर्मेशन हर बच्चे को पता होता है। चलिए लीप ईयर 2020 की अगर बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डेज आपके 366 है। तो आप एक काम कीजिएगा कि 2020 का कैलेंडर देखिएगा और उसमें सबसे पहले देखिए कि 1 जनवरी को कौन सा डे है। डेट तो 1 जनवरी होता है, आपको ये देखना है कि 1 जनवरी को कौन सा डे है फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ठीक है, आपने देखा, चलिए देख रहे हो ना, साथ में देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली इस चीज को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में इजी रहेगा आपके लिए। तो 1 जनवरी को जो भी आपका डे है वो आपने ऑब्जर्व किया, आई थिंक वेडनेसडे होना चाहिए। अब इसके बाद में 1 जनवरी को जो भी डे है, चलो वो तो ठीक है, हो गया। अब ये नंबर ऑफ वीक्स 52 का मतलब क्या है और नंबर ऑफ डेज लेफ्ट 2 का मतलब क्या है। अब आप एक काम कीजिए कि 1 जनवरी को जो आप कैलेंडर में डे देख रहे हैं कि कौन सा डे है, अब आप दिसंबर के अंदर जाइए, दिसंबर मंथ में, और दिसंबर मंथ में ये देखिए कि लास्ट 2 डेज जो रिमेनिंग उनको छोड़ दीजिए। 2 डेज रिमेनिंग का मतलब 31 दिसंबर और 30 दिसंबर को छोड़ दीजिए। 31 दिसंबर और 30 दिसंबर को अगर आप छोड़ दे दिए हैं लास्ट 2 डेज को, तो आप देखेंगे कि 29 दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक आपका वो वीक कंप्लीट हो चुका होगा। कितने वीक, 52 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए। तो एक जो कॉमन आप ऑब्जर्वेशन अगर कर रहे होंगे, अगर कैलेंडर आपके हाथ में है तो आप ये प्रैक्टिकली आप ये चीज देख पाएंगे कि 1 जनवरी को जो डे है, ध्यान से सुनिएगा, लीप ईयर के अंदर 1 जनवरी को डे जो है, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे, तो आप क्या देखेंगे कि 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो 52 वीक जो 29 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है, तो पीछे जो रिमेनिंग 2 दिन बच रहे हैं 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, तो आप कैलेंडर में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 30 दिसंबर को आपका वापस वेडनेसडे ही है। बोलिए कंफर्म कीजिए है या नहीं अपने आप से। अगर 1 जनवरी दिसंबर से 1 जनवरी 2020 अगर आपका वेडनेसडे से स्टार्ट है तो 29 के बाद जो 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो डे आपका वेडनेसडे ही है। क्यों है वेडनेसडे, क्योंकि रीजन क्लियर है कि लीप ईयर के अंदर जिसमें 366 डेज होते हैं उसमें 52 वीक्स कंप्लीट है। तो 52 वीक्स कंप्लीट होने का मतलब ये हो गया कि लास्ट जो 2 डेज रिमेनिंग है उससे पहले हर एक डे कितनी बार रिपीट हो चुका है, 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे। ये सारे डेज अपने आप को 52 टाइम्स ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि 52 अगर वीक्स कंप्लीट कर चुके हैं हर एक डेज, तो जो लास्ट रिमेनिंग 2 डेज है इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जो बनता है वो किस पे बनता है, लास्ट रिमेनिंग 2 डेज पे। अब लास्ट रिमेनिंग 2 डेज पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ये जो रिमेनिंग 2 डेज है, अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि अगर 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो लास्ट 2 डेज जो है उसमें 30 दिसंबर वेडनेसडे होगा और 31 दिसंबर थर्सडे होगा, क्योंकि वेडनेसडे का नेक्स्ट थर्सडे होता है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे अगर लीप ईयर चेंज जब मतलब दूसरा लीप ईयर जब कोई होगा, जैसे 2020 के बाद में 2024 जब आएगा, तो 2024 जब लीप ईयर आता है हर 4th ईयर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, उसमें अब ये होगा कि अगर उसमें 1 जनवरी को सपोज दैट संडे है
एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 जनवरी को अगर संडे है तो 29 दिसंबर के बाद में 30 जनवरी को भी संडे होगा, तो संडे का नेक्स्ट डे मंडे होगा, कंफर्म है। बात वही है कि अगर 1 जनवरी को मंडे हुआ तो 30 दिसंबर को मंडे होगा वापस, और 31 को ट्यूसडे होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिमेनिंग 2 डेज है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर रिमेनिंग 2 डेज आर, देखो ध्यान से समझना कि 52 वीक अगर कंप्लीट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर रिमेनिंग 2 डेज, और रिमेनिंग 2 डेज में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, तो रिमेनिंग 2 डेज में पॉसिबल आउटकम्स है, पहला पॉसिबल आउटकम्स है कि मान लेते हैं कि रिमेनिंग 2 डेज में संडे और मंडे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया, अपने पॉसिबिलिटी में बात करें, अपने एग्जैक्ट कंडीशन पे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको ये प्रैक्टिकली समझाया कि 1 जनवरी को अगर संडे है तो 30 दिसंबर को भी संडे होगा, तो उसका नेक्स्ट डे वापस मंडे होने के मंडे ही होगा, सिंपल सी बात है। अब हाँ, 1 जनवरी को अगर मंडे होगा तो वापस से जो पॉसिबिलिटी होती है रिपीटेशन की, वो मंडे और ट्यूसडे। अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है, 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो कंफर्म सी बात है कि 30 दिसंबर को भी वापस ट्यूसडे होगा, और नेक्स्ट वापस आपका वेडनेसडे हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो पॉसिबिलिटीज होती है कि अगर 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो नेक्स्ट जो आपका है वो आपका बन जाएगा थर्सडे। फिफ्थ नंबर पे यहां पे लिख देता हूं, फिफ्थ नंबर पे जो आउटकम्स है, अगर 1 जनवरी को थर्सडे है तो डेफिनेटली जो लास्ट रिमेनिंग 2 डेज बचेंगे उसमें थर्सडे और फ्राइडे ही लेफ्ट होंगे। 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है, 1 जनवरी को फ्राइडे है, इसका मतलब जो लास्ट रिमेनिंग 2 डेज है वो आपके फ्राइडे सैटरडे होंगे, और अगर 1 जनवरी को सैटरडे है तो इसका मतलब लास्ट 2 डेज जो रिपीट होंगे वो सैटरडे और संडे। तो इसका मतलब ये हो गया कि लीप ईयर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं, उन 366 डेज में 7 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपको ये आइडिया लग गया कि टोटल 52 टाइम्स 52 वीक्स अगर उसमें कंप्लीटली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 52 वीक्स तो कंप्लीटली रिपीट होंगे। तो 52 वीक्स अगर रिपीट होंगे तो रिमेनिंग 2 डेज है उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर द रिमेनिंग 2 डेज। तो रिमेनिंग 2 डेज के पॉसिबल आउटकम्स में ये 7 पॉसिबिलिटीज बनती है। जैसे एक डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को थ्रो करने में पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। वैसे लीप ईयर के अंदर जब नंबर ऑफ डेज पे वर्क करते हैं, लीप ईयर के अंदर जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज पे वर्क करते हैं, तो लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ डेज पे वर्क करने पे जो भी आपका रिमेनिंग डेज बचेगा उसमें पॉसिबिलिटीज ये 7 पॉसिबिलिटीज होती है, तो रिपीटेशन संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से। अब इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर इज हैविंग, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लीप ईयर हैविंग 53 संडेज। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट अ लीप ईयर इज हैविंग 53 संडेज। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि किसी लीप ईयर में 53 संडे होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि किसी लीप ईयर में 53 संडेज है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो लास्ट रिमेनिंग 2 डेज है उसके लिए ये टोटल 7 बन रहे हैं, तो लास्ट रिमेनिंग 2 डेज में अगर टोटल ये 7 आउटकम्स बन रहे हैं, तो इस 7 आउटकम्स में से कौन सा पेयर है जिसमें संडे के चांसेस है, या तो वो संडे मंडे होगा या वो सैटरडे संडे होगा। तो इसका मतलब हैविंग 53 संडेज का मतलब जो आउट ऑफ 7 डेज है, 7 डेज जो पॉसिबिलिटी पेयर बन रहे हैं उसमें से 2 पेयर ऐसे हैं, 7 डेज के पॉसिबल पेयर में से 2 पेयर ऐसे हैं जो कि 53 संडे के लिए सपोर्ट करते हैं, 53 संडे के फेवर में वर्क करते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा 366 को डेज को लेके, बिल्कुल नहीं होना है। 366 का कोई मीनिंग नहीं है आंसर कैलकुलेशन में। टोटल 7 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं रिमेनिंग 2 डेज के, और उन 7 पॉसिबल आउटकम्स में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जो 53 संडे के लिए आपका फेवर कर रहे हैं। सेकंड में, अच्छा ये तो बहुत आसान है, अगर ये कह दे नॉट हैविंग 53 संडेज, तो इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नॉट हैविंग 53 संडेज का मतलब ये हो गया 1 - 2/7। 53 संडे का अगर 2/7 है तो नॉट हैविंग 53 संडे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 में से 2/7 माइनस हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 - 2, दैट आंसर इज 5/7। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी सम हमेशा आपका 1 होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछे, नॉट हैविंग 53 संडे को अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लू ना,
हैविंग 52 संडे, यहां कहीं बच्चे गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहां मैंने क्वेश्चन पूछा है हैविंग 52 संडे। अब स्टूडेंट्स के माइंड का कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि 52 संडे अगर कह रहा है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि 52 संडे, तो 52 संडे तो हो ही रहे, 52 संडे, 52 वीक उसको पता है कि कंप्लीट हो रहे हैं, तो 52 वीक का मतलब 52 संडे तो हो ही रहे, तो उसको ऐसा लगता है कि हैविंग 52 संडे, तो 52 वीक में 52 संडे आगे, तो वो लिखता है कि प्रोबेबिलिटी 1 है, जबकि वो गलत है, क्योंकि आप इस बात को आंसर में नहीं ले पा रहे हैं कि 52 संडे ही हो, उसके लिए गारंटी ये थोड़ी है कि वो 1, क्या 53 संडे नहीं हो सकते क्या उसमें? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको क्या पता है कि फर्स्ट ऑफ जो डे है 1 जनवरी, वो ईयर का कौन सा है? 52 संडे है, ये बात एक अलग है, लेकिन 52 संडे ही है, ये एक अलग बात है। 52 संडे होते हैं, ये बात सही है, लेकिन 52 संडे ही होंगे, ये एक डिफरेंट स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि इसके लिए ही होंगे में प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है, और 52 संडे है इसमें प्रोबेबिलिटी बदल जाता है। 52 संडे है, बिल्कुल है 52 संडे, लेकिन 52 संडे ही है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर 52 संडे ही होगा, इसका मतलब 53 संडे नहीं होने चाहिए। हैविंग 52 संडे का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, ये समझना पड़ता है। 52 संडे होने का इनडायरेक्टली मतलब हो गया नॉट हैविंग 53 संडे, क्योंकि अगर 53 संडे नहीं होंगे ना, तब ये कंफर्म है कि 53 संडे अगर लीप ईयर में नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि नंबर ऑफ संडे कितने हैं, तब कंफर्म है कि नंबर ऑफ संडे 52 ही है, तो प्रोबेबिलिटी यही है बेटा। आंसर ध्यान रखिएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू 5/7। गलती मत कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो बहुत दिक्कत देता है। इज इट क्लियर? तो 50 हैविंग 52 संडे, दैट मींस नॉट हैविंग 53 संडे, तब आपका जाके आंसर 5/7 को सपोर्ट करेगा, 1 को सपोर्ट नहीं करेगा, नंबर 0 आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर सपोज दैट मैं 4th नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, गेटिंग दैट द, अगर क्वेश्चन ये है गेटिंग 53 संडेज, हाँ अब ये एक इंपॉर्टेंट है, 53 संडेज एंड 53 मंडेज। अब बताओ, अब यहां पे पॉसिबिलिटी ये कहता है कि आपको दोनों कंडीशंस के लिए वर्क करना है, 53 संडेज एंड 53 मंडेज। तो संडे भी 53 और मंडे भी 53 हो, संडे भी 53 और मंडे भी 53 हो, ये तो तभी पॉसिबल होगा जब 1 जनवरी संडे से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन में लास्ट दोनों डेज आपके संडे बचेंगे और मंडे बचेंगे, तो 53 संडे हो जाएंगे, 53 मंडे हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी 7 में से आउटकम्स आपको फेवर नहीं कर रहा है, 7 पॉसिबल आउटकम्स है, सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम्स ऐसा है जो आपको फेवर कर रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 1/7। ये आपके कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू द लीप ईयर। इज इट क्लियर? रिगार्डिंग टू द लीप ईयर। अब लीप ईयर अगर समझ में आ जाता है तो नॉन लीप ईयर तो इससे भी बहुत आसान है। लीप ईयर अगर समझ में आ गया तो नॉन लीप ईयर तो डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है। नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 365, अच्छा 366 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा था, अब रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 अगर आता है तो जो लास्ट में पॉसिबल आउटकम्स होगा 1 डे के लिए, पॉसिबल आउटकम्स में अब मैं रफली लिख के बता रहा हूँ, पॉसिबल आउटकम्स में जो लास्ट 1 डे बच रहा है वो संडे हो सकता है, लास्ट जो 1 डे बचेगा वो आपका मंडे हो सकता है, जो लास्ट 1 डे बचेगा वो आपका ट्यूसडे हो सकता है, जो लास्ट 1 डे बचेगा वो आपका वेडनेसडे पॉसिबल है। बोलिए यस और नो। जो लास्ट डे 1 डे बचेगा वो आपका हो सकता है कि थर्सडे पॉसिबल हो, लास्ट 1 डे आपका फ्राइडे पॉसिबल हो सकता है, और लास्ट 1 डे आपका सैटरडे पॉसिबल हो सकता है। यस और नो? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नंबर ऑफ वीक 52 है, रिमेनिंग डेज 1 है। पॉसिबल आउटकम्स में ये 7 पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो अगर ये 7 पॉसिबल आउटकम्स है, अगर इसमें से पहला क्वेश्चन ये है अब आपके पास में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज। ध्यान रखिएगा नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, तो नॉन लीप ईयर में अगर 53 संडेज की बात करें तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/7, क्योंकि जो पॉसिबल आउटकम्स रिमेनिंग 1 डेज है उसके लिए ये 7 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और इन 7 में से संडे होगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 ही होगा। और वही सेम क्वेश्चन जिसके मैंने आपको पहले भी अभी समझाया था, जस्ट हैविंग 52 संडे, तो 52 संडे ही हो, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 53 संडे नहीं होने चाहिए। 52 संडे हो, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया नॉट हैविंग 53 संडे,
नॉट हैविंग 53 संडेज है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो आप 1 - 1/7, दैट इज द आंसर 6/7। तो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं नॉन लीप ईयर के अंदर ये बेसिकली यही बनते हैं, 53 संडे, 53 मंडे, नॉट 53 संडे, 53 मंडे और हैविंग 52 संडे, 52 मंडे इस टाइप से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें गलती होती है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द लीप ईयर एंड द नॉन लीप ईयर। In next lecture again we will continue with some new concept of the probability. Till then, take care. Thank you, students.